बैठो। आजकल हिस्ट्री में एक नया ट्रेंड चला है कि राजे महाराजाओं की बातें, राजा महाराजाओं के कानून, राजा महाराजाओं की लाइफ, इसके बारे में कम पढ़ा जाता है। अशोक महान के बारे में कम पढ़ा जाता है। एक नए ट्रेंड में नए हिस्टोरियंस आ गए। वो कहते हैं कि टाउन्स, विलेजेस, नागरिकों के बारे में हिस्ट्री बताओ, नागरिकों के बारे में हिस्ट्री पढ़ो। इस तरह का एक नया ट्रेंड आ गया। तो इस प्रकार का एक ये लेसन अपने को पढ़ने को आज मिला है कि फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स। अपने अब तक क्या है कि स्टोन एज पढ़ा, स्टोन एज के बाद में अपने क्या है कि अर्बनाइजेशन, जो मिट्टी में जो बड़े शहर हैं वो दब गए, उनके बारे में पढ़ा, मतलब फर्स्ट अर्बनाइजेशन। उसके बाद में वो शहर मिट्टी में दब गए, नष्ट हो गए, कैसे भी हो, नेचुरल डिजास्टर था या इनफर्टिलिटी था या वाटर रिसोर्सेज की कमी थी, कैसे भी एनीवे। और इसके कारण वो क्या है, इंडो गंगेटिक प्लेन की तरफ शिफ्ट हो गए, लेकिन गांवों में छितरे हुए शिफ्ट हुए। और इस छितरे हुए गांव की सभ्यता को घोड़ा और तांबा, घोड़े और लोहे की, सॉरी तांबा नौ, फर्स्ट अर्बनाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता तांबा, चालकोलिथिक। अब तो क्या है कि जो छितरे हुए गांव वगैरह और थे उसमें उनको लोहे का पता लग गया था, और आपका घोड़े का पता लग गया था। तो वो गांव में रहने लगे और वो जनपद हुए। महाजनपद कब हुए? जो बहुत सारे गांव वाले जो है मिलकर एक बड़ी आबादी के रूप में रहने लगे। उन जनपदों के अंदर क्या, कोई बड़ा राजन होता था, बड़ी सेक्रीफाइस करता था, तो उसको बोले वो लीडर है, वो लीडर है, तो उसको नेता चुन लेते थे, उसको राजा के रूप में या जो भी है लीडर चुन लेते थे। वो महाजनपद का, जो आपने 16 जनपद पढ़े वो जनता के, वो फिर दोबारा अर्बेनाइजेशन था, क्यों बहुत सारी जनसंख्या एक साथ रहने लग गई थी, पॉपुलेशन। तो वो दूसरा अर्बेनाइजेशन फेज था। तो जब इस प्रकार के अर्बनाइजेशन फेजेस की बात करें तो दो अर्बनाइजेशन की फेज अपने को पढ़ने को, स्टडी को मिलती है। फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्या है कि वो स्टोन एज वगैरह और चालकोलिथिक को, स्टोन एज को भूल जाइए, आप पीछे छोड़ दीजिए। 2500 से बिफोर कॉमन एरा से लेकर रूरल तक, वैदिक तक फर्स्ट अर्बनाइजेशन था। वो शहर जो सारे थे, लोथल था, हड़प्पा था, मोहनजादड़ो था, चानोदारो था, ये सारे के सारे जो है वो रेत में, बनवाई था, कालीबंगा था, वो शहर मिट्टी में दब गए नीचे। फर्स्ट अर्बनाइजेशन खत्म हो गया। और फिर उसके बाद में रूरल रूरल आए। उसमें क्या है कि वेद उपनिषद वगैरह का, आइडियाज का ज्ञान हुआ, फिलोसफी आई, और लोग रूरल में रहने लगे थे। आयरन की खोज हुई और घोड़े जो है फास्ट मूवमेंट के लिए हुए। और बाद में ये जो रूरल जो जनपद थे वो इकट्ठे हो गए, महाजनपद कहलाए। जो 16 जनपद अपने पढ़ा था, ये सेकंड था। मतलब है कि रूरल 600 बिफोर से खत्म होता है, और जो 1000 से लेकर ईसा के जन्म तक सेकंड अर्बनाइजेशन, मतलब लोग इकट्ठा टाउन में इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। जब अपने पढ़ा था मौर्य एम्परर अशोक महान के बारे में, तो पाटलिपुत्र एक बहुत बड़ा, कितने गेट थे, कितने मीनारें थी, कितना बड़ा, कितनी बड़ी जनसंख्या वहां रहा करती थी, मेट्रो सिटी थी। तो ये 1000 से ईसा तक
समझो आप सेकंड अर्बनाइजेशन, बड़े शहर। तो अब बड़े शहरों में क्या होता था, वहाँ के लोग क्या होते थे, विलेजेज में उनकी पदवी क्या होती थी, विलेजेज में ये क्या काम करते थे, विलेजर्स जो है उनकी पदवी क्या, जैसे आज विलेजर्स का नाम लेते हो तो क्या कहते हो, सरपंच साहब, पंच साहब, प्रधान जी, पटवारी जी, विलेजेज के, विलेज का नाम आते इस तरह के पद आने लग जाते हैं सामने। तो इसी प्रकार से उस समय के जो विलेजेस थे तो क्या पद थे, विलेजेस का नाम लेते क्या पद सामने आते थे। अच्छा, शहर जब अर्बनाइजेशन का नाम लेते थे तो कौन से पद काम में आते थे, कि ये अर्बन में ही मेयर, महापौर, इस तरह के जो शब्द हैं, पार्षद, ये कहाँ काम आते, जब अर्बनाइजेशन एरिया में काम आते हैं ये शब्द आजकल। तो वैसे ही उस समय अर्बनाइजेशन में कौन से शब्द कैसे लोगों के लिए क्या यूज किया जाता था और वो लोग क्या करते थे, ये हिस्ट्री है आज की। तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन और सेकंड अर्बनाइजेशन के बीच में वैदिक सभ्यता पढ़ ली थी अपने। अब आइए आप फीचर्स ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के फीचर्स, मतलब लोहे ने और घोड़े ने क्रांति ला दी थी एक प्रकार से, और वो अर्बनाइजेशन की तरफ चल पड़ा था मामला, क्योंकि लोहे की कुल्हाड़ी, लोहे से खेती ज्यादा यील्ड आ जाती थी, और लोहे का काम करने वाला लोहार या ब्लैक स्मिथ, और ब्लैक स्मिथ तो और भी आगे बढ़ गया रिसर्च में, किस प्रकार की, कि और कोई दूसरे टूल्स बनाने के लिए उस लोहे से डाई बनाने लग गया। भाई लोहा इकट्ठा किया, उससे एक्सेस बना ली, कुल्हाड़ी बना ली, हैरो बना लिया, कोई बात नहीं, लेकिन उसने एक ऐसी डाई बना ली जिसमें क्या है कि बहुत सारे हैरो, उसमें पिघला हुआ लोहा डालो, बहुत सारे हैरो निकल रहे हैं बन के फटाफट फटाफट। एरो की डाई बना ली, तीर, फटाफट पिघला हुआ लोहा डाले जा रहे हो, एरो बनते जा रहे हैं, पिघला हुआ डाई में लोहा डाले जा रहे हो, वो डाई भी लोहे की। तो ये और एक आगे ब्लैक स्मिथ ने अपना आविष्कार कर लिया कि टूल्स के लिए भी टूल्स बना लिए। तो लोग जो है संस्कृत में आपस में व्यवहार करते थे, जैसे आज सारी जगह दुनिया के अंदर अंग्रेजी से ही समझते हैं आपस में बोलचाल वगैरह, वैसे ही संस्कृत में ही बोलचाल की भाषा थी ये संस्कृत। और आम जनता की, जैसे कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई राजस्थानी मारवाड़ी बोल रहा है, कोई बंगाली बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, तो इस प्रकार से लोक भाषा थी वो पाली थी। ये अर्बनाइजेशन यानी आप यूं समझिए कि अप टू क्राइस्ट बर्थ 1000 से लेकर इस पीरियड का क्या क्या फीचर्स थे इससे। पाली और संस्कृत तो भाषा होती थी। अच्छा, इस भाषा में क्या है कि जो शहर होते थे महाजनपद की, जैसे राजधानी कुशीनगर होगी, जैसे अयोध्या को श्रावस्ती कहते थे, जैसे राजगीर मगध की राजधानी, शूरसेन की राजधानी मथुरा। तो ये जो बड़ी सिटीज थी, तक्षशिला, ये जो बड़ी सिटीज थी, इसमें पाली और संस्कृत की बुक्स मिला करती थी। बुक्स तो भोजपत्र पर लिख लेते थे, इनकी बुक्स मिला करती थी जनपदों की राजधानियों में। और इस पीरियड की जो खास बात है वो नॉर्दर्न ब्लैक वेयर्स विद पॉलिश। तो ये नॉर्दर्न ब्लैक वेयर कैसे होते थे, क्या होते, ये बर्तन कैसे होते थे, जैसे
मतलब सोने चांदी के बर्तनों को आजकल क्या है कि बड़ी अहमियत दी जाती है कि ओहो हो क्या बात है, ये फैमिली तो बड़ी रिच है। क्या, ये तो चांदी की थाली में ही खाना खाते हैं, चांदी के वेयर सी काम में लेते हैं। तो वैसे ही जो धनी थे, जो पैसे वाले थे, जो अर्बन थे, या विलेजेस में जो कोई पैसे वाला था, वो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर काम में लेते था। ऐसी क्ले थी वो, उसको ऐसे पकाया जाता था पोटर व्हील पर कि वो बिल्कुल नहीं उतरती थी, एक दूसरे से मिल जाती थी वो मिट्टी। आजकल अपने जो चीनी मिट्टी के कप प्लेट होते हैं ना, इस तरह की मिट्टी हो जाती थी वो, चिकनी पॉलिश्ड, लेकिन होती थी वो ब्लैक। यह कह सकते हैं आप ब्लैक पोटरी, ब्लैक पोटरी कह सकते हो, और पॉलिश्ड, मिट्टी उतरती नहीं थी वो। इस प्रकार की जो वेयर्स खाने पीने में यूज में लेते थे, तो वो थोड़े ऊंचे समझे जाते थे। नॉर्दर्न ब्लैक वेयर विद पॉलिश्ड जो है, इससे इसे अर्बनाइजेशन के लोगों की एक विशेषता थी। और घर जो है पक्की पकाई हुई ईंटों, ब्रिक, बर्ंट, कच्ची रेत का नहीं, उसको आग में, जैसे आज आजकल ईंट भट्टे हैं वैसे ही वो होता था। और जो मनी होती थी पंचमार का, वो मेटल की बनी होती थी। और एग्रीकल्चर के बारे में खूब बता दिया कि बेटर यील्ड के लिए बेटर एग्रीकल्चर ड्यू टू आयरन होता था। और तो और सीवरेज की भी व्यवस्था कर रखी थी उन्होंने, सीवरेज, उसके बारे में भी सोच रखा था। वैसे तो खुले में जाते थे सब लोग नेचुरल काल होने पर, लेकिन फिर भी क्या है कि जो पैसे वाले हैं और है, जो अपर लोग, अपर लेवल में थे, वो सीवरेज की भी व्यवस्था कर रखी थी। वो इन्होंने गोल कुएं बना रखे थे। आजकल रूरल में मिलते हैं ना, एक कुआं सा खोद लेते हैं, उस पर पत्थर रख देते हैं, और वो टॉयलेट के रूप में काम में लेने लग जाते हैं। वो वैसे ही होते थे सीवरेज, यूज ऑफ रिंग वॉल फॉर सीवरेज डिसबर्समेंट। इस युग के ये आपको फीचर्स जनता के बीच में रहने के लिए मिलेंगे। अब अपने थोड़ा साउथ में चलते हैं। साउथ में चलते हैं अपने तमिलनाडु में मदुरई, जहाँ मीनाक्षी मंदिर है। तमिलनाडु के साउथ में रामेश्वरम से थोड़ा नॉर्थ मदुरई, पार्वती जी का मंदिर है वो, मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मतलब पार्वती जी, वह मंदिर है। तो उस मंदिर के अहाते में दुनिया भर की मतलब लिटरेचर वगैरह और डेवलप हो रहा था, कलाएं, आर्ट्स, लिटरेचर। तो नॉर्थ, लेफ्ट, साउथ, सारे प्रकार के विद्वान वहां मंदिर में इकट्ठा हुआ करते थे, संगम हुआ करता था उनका ज्वाइंट। तो उसको संगम लिटरेचर कहते हैं। तो उस लिटरेचर से आसपास के गांवों की, उन गांव के लोगों को क्या कहते थे, उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको क्या कहते थे, किसके पास कितनी जमीन थी, अगरा वगैरह, इस तरह से जमीन के मामले में ये तो संगम लिटरेचर में आता है कि जमीन के मामले में, इन द कंसर्न ऑफ लैंड टाइटल, देयर वर 3 कैटेगरीज। वेलावर्स, वेलावर मतलब याद करने के लिए, बल्ले 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 बल्ले, वेलावर। खूब जमीन होती, भूपति होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे, वेलावर। हु वर द वेलावर? हु हैज ए so much area to plow, बिजाई के लिए बहुत बड़ा एरिया उनके पास होता था, वो भूपति होते थे, भूपति कहते हैं इसको। दूसरा आता है उज्जावर।
उजावर थोड़ी जमीन होती थी, स्मॉल लैंड होती थी इनके पास। लार्ज लैंड वाले तो बल्ले बल्ले वाले थे, और स्मॉल लैंड वाले उजावर, स्मॉल लैंड, उनको उजावर कहते थे। ये तो उजावर है, स्मॉल लैंड है इसके पास। और तीसरी कैटेगरी ऐसी थी, संगम लिटरेचर में मिलता है, कदाई सियार या आदिमाई। उनको आदिमाई या याद करने के लिए कड्डी, कड्डी की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे लेबर, एग्रीकल्चर लेबर, उनके पास जमीनें नहीं होती थी, एग्रीकल्चर लेबर। वही सिस्टम आज भी ऐसा ही है। तो कदाई सियार आदिमनी एग्रीकल्चर लेबर होते थे ये। तो उनके पास जमीनें कितनी कैसे है उस लेवल के हिसाब से उनको बोल देते थे नाम। वेलावर है, उजावर है, कदाई सियार, आदिमनी, ऐसे बोलते थे। ये सब बातें संगम लिटरेचर में मिलती है आपको। गांव में जो, जैसे आजकल जो गांव का हेडमैन होता है उसको सरपंच कहते हैं, प्रधान जी कहते हैं। तो उस जमाने में उस जो ग्राम का जो हेड होता था उसको भोजक कहते थे। ग्राम भोजक, गांव का भोजक, ग्राम भोजक। ऐसे बोलोगे आप इंग्लिश मीडियम वाले, भोजाका, जबकि होता है ग्राम भोजक। भोजाका बोल दीजिए, याद रहना चाहिए, भोजाका बोलो या भोजक बोलो। जो हेडमैन होता था वो, उसके पास जमीन भी होती थी, वो वेलावर भी होता था, और किंग का एजेंट भी होता था, नॉमिनी भी होता था। किंग उसी को समाचार भेजता था, या आपके गांव में इतना टैक्स लेना है, इतना रिकॉर्ड बनाना है, रिकॉर्ड दिखाए आए। गृहपति, गृह को घर कहते हैं ना, घर को पालने जितनी जमीन होती थी उसके पास, जिसको उजावर वगैरह कहते थे, उसको गृहपति भी कहते थे। थोड़ी जमीन होती थी उसके पास। दास कर्मकारा, दास का नाम आते ही जो वही कदाई सियार और आदिमनी, उनको दास कर्मकारा भी कहते थे। एक चौथी कैटेगरी और होती थी जो ज्यादा तो टाउन्स में पाई जाती थी, अर्बनाइजेशन में, आर्टिसंस, कारीगर। आर्टिसंस क्या करते थे, मतलब क्राफ्ट्समैन। वो एक तो मड सोयल से, जो कीचड़ की मिट्टी है उसको सुखा के वो बिल्कुल महीन होती है, उससे क्या कारीगरी करके कुछ वेयर्स वगैरह और कुछ कलाकृतियां बनाया करते थे मड सॉइल से। और दूसरी जो नॉर्दर्न, इस क्ले को पका पका कर बिल्कुल चिकनी कर लेते थे और उस पर डिजाइन भी बनाते थे, वही नॉर्दर्न ब्लैक वेयर विद पॉलिश। तो आर्टिसन जो है वो इस तरह की कार्रवाई किया करते थे। और क्लॉथ बनाने वाले भी आर्टिसन होते थे भाई। क्राफ्ट्समैन जो है, बुनकर है, क्लॉथ बनाने वाले भी होते थे शहरों में। मदुरै, खुद मदुरै में भाई, वाराणसी में, आज भी प्रसिद्ध है। मदुरै के पास में कांजीवरम की साड़ियाँ, मदुरै की साड़ियाँ, वाराणसी, वो बनारस की साड़ियाँ। तो क्लॉथ का भी बड़ा तगड़ा बनाने का हिसाब था। क्राफ्ट्समैन बनाया करते थे, वेयर्स बनाया करते थे ये क्राफ्ट्समैन, जो शहरों में रहते थे। और शहरों में एक श्रेणी, श्रेणी कहते थे उनको, श्रेणी, जिसको सेठ कहते हैं, श्रेष्ठ, अच्छे, श्रेणी, सेठ, श्रेष्ठ, श्रेणी कहते थे। ये तो श्रेणी जी, जय हो सेठ जी, जय हो श्रेणी जी। ये क्या करते थे, ये व्यापार करते थे, ट्रेडर्स थे। लोगों को साहूकारी करते थे, लोगों को पैसे ब्याज पर या ऐसे जैसे भी हेल्प करते थे, फिनांस करते थे, ट्रेड करते थे। और जो बौद्ध और जैन विहार होते थे, मोनेस्ट्रीज, उनमें खाना पानी और कपड़ा मिलता रहे उनको, साधुओं को, उसके लिए वो जो है विहार को गिफ्ट भी देते थे, दान, दान पुण्य करते थे। इसलिए उनको श्रेणी कहा जाता था, श्रेणी।
तो हेडमैन, गृहपति, दास, कर्मकारा, ये तो गांव के लोगों को, क्राफ्ट्समैन, श्रेणी ये शहर में, ग्राम भोजक गांव में, ग्राम लग गया, गृहपति गांव में। तो इस तरह से वह जनता को ऐसे बोला करते थे। अब आइए, अब इस पीरियड के जो पढ़ने के जो सोर्स हैं, सूचनाएं हैं, रिसर्च है या इंक्वायरी है इन फैक्ट्स की, कौन से सोर्स से करते थे ये? वही एक तो आ गया ना, ये संगम लिटरेचर, ये पूरा पूरा लिखा है संगम लिटरेचर। इसका सेंटर, संगम लिटरेचर का जो सेंटर था वो मदुरई था, साउथ में, तमिलनाडु में। बार बार लिखते हैं अपने बौद्ध ग्रंथ, जातक। अब इंग्लिश मीडियम वाले के जातक कथाएं क्या होती हैं? जटाकाज ऐसे बोलेंगे, बोलो, याद रहना चाहिए, सीधी सी बात है। जटाका बोलो, जताका बोलो या जातक बोलो, बौद्ध धर्म की उसमें स्टोरीज हैं सारी। तो उसमें ये बीच बीच में कौन हेडमैन था, कौन भोजक था, क्या था, एक भोजक था गांव में, ये था, उसके पॉलिश बर्तन थे, इस तरह के कहानियां मिलती हैं। और ट्रेवलर्स के अकाउंट्स तो मिलेंगे, इंडिका जैसे मैगजीन, सारा जो मौर्य शासन, मौर्य एम्पायर का जो पाठ पढ़ा वो सारा का सारा इंडिका पर है। जो ट्रेवलर्स है उसकी सूचना पर, पाटलिपुत्र का प्रशासन, इतने गेट थे, इतने मीनारें थी, लकड़ी की दीवारें थी, और मोट और होती थी, खाइयां और होती थी चारों तरफ सुरक्षा के लिए पाटलिपुत्र के। ये सब इसमें ट्रेवलर अकाउंट इंडिका में तो है। इंडिका में दूसरे टाउन्स से भी सूचनाएं, कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं। जैसे 2 टाउन प्रसिद्ध है, ताम्रलिप्ति, एक शहर का नाम होता था ताम्रलिप्ति, वहां बड़ी आवाजाही थी, वहां बड़ा अर्बनाइजेशन था, बंदरगाह थे दोनों ही। दूसरा सोपारा, तो आजकल जो बॉम्बे है, बहुत बड़ा बंदरगाह है बॉम्बे। तो पहले बॉम्बे के आसपास जो व्यापार वगैरह और काम होता था, उस जनसंख्या, उस अर्बनाइजेशन सेंटर को सोपारा कहते थे। मान लो आपके बॉम्बे को सोपारा कहते थे। और यहाँ पर क्या है कि बौद्ध स्तूप मिले सोपारा में, बॉम्बे या वेस्टर्न साइड में सोपारा, वहाँ जो बौद्ध स्तूप मिले हैं, वहाँ से जो कहानियां हैं, वहाँ से जो पत्थर हैं और लिटरेचर हैं, उनसे ही पता लगता है लोगों के बारे में, जन के बारे में, कि उनको क्या कहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे ये। और ताम्रलिप्ति, आज का कैलकाटा समझ लो, ईस्टर्न साइड में ताम्रलिप्ति टाउन, आज का कैलकाटा। ये ताम्रलिप्ति पोर्ट था, जिससे क्या है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के एक्सपेंशन के लिए श्रीलंका अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को भेजा था। कौन से पोर्ट से गए थे वो? ताम्रलिप्ति पोर्ट से गए थे श्रीलंका में बौद्ध धर्म का एक्सपेंशन करने के लिए। तो टाउन से भी, ताम्रलिप्ति, सोपारा, इनसे भी अपने को कुछ मिला है सामान, इंक्वायरी करने का, हिस्ट्री का, लोगों के बारे में, लोगों की हिस्ट्री के बारे में, किंग्स या प्रशासन और राजाओं के बारे में नहीं। एक नया ट्रेंड चल पड़ा है इसमें। अलग अलग शहरों को अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ने लगे। राजाओं के बारे में तो नहीं पढ़ते, लोगों के बारे में पढ़ने लगे। उस शहर के लोगों के बारे में बताओ, उस शहर को नाम क्या था। अब आजकल जो गुजरात में भड़ूच है, जहाँ नर्मदा गिरती है, नर्मदा रिवर, उसका डेल्टा है नर्मदा का, भरूच, भड़ूच का वो, भड़ूच का वो। ग्रीक लिटरेचर में उसका नाम बैरी गाजा था। ये गाजा पट्टी नहीं है वो फिलिस्तीन वाली, हाँ नाम जरूर है गाजा। बैरी तो दुश्मन को कहते हैं, नहीं वो भी नहीं, बैरी गाजा भड़ूच का नाम था ग्रीक में। तो
एक ट्रेंड चल पड़ा। भरूच की हिस्ट्री बताओ साहब, कि भरूच समुद्र के किनारे है, तो काम क्या होगा, दूसरे विदेश व्यापार होगा वहां पर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। इंपोर्ट में क्या होता था साहब, भरूच में इंपोर्ट क्या होता था, यूनान रोम वगैरह वगैरह, वहां से क्या आता था, दारू आती थी, वाइन आती थी, मेटल्स आती थी, विशेष प्रकार की कॉइन्स आते थे, इंपोर्ट होते थे। तो एक्सपोर्ट क्या होता था, यहाँ से तरह तरह के कलर्स, पेड़ पौधों के उत्पाद, फल फ्रूट, सब्जियां, सलाद वगैरह जो भी है, आज भी जाते हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, पीतल, परफ्यूम्स, ये यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। तो भरूच में क्या इंपोर्ट होता था, क्या एक्सपोर्ट होता था, अब ये हिस्ट्री पढ़ो। और तो और ट्रेडर्स जो होते थे वो किंग्स के लिए गिफ्ट लाते थे, दूसरे जो व्यापारी, आजकल उसको जो रिश्वत कहते हैं या वो कुछ भी कहो, गिफ्ट लाते थे ट्रेडर्स सुविधाएं लेने के लिए। गिफ्ट में क्या लाते थे ये बोलो, ये पूछेंगे कि भड़ूस के प्रधान हेडमैन किंग के लिए वो क्या गिफ्ट लाते थे। म्यूजिशियन, संगीतकार लाते थे कि गाना बजाना करके एंटरटेन करना राजाओं का। औरतें लाते थे डांस करने के लिए, कपड़े लाते थे तरह तरह के, और कई धातुओं की चीजें वगैरह उसको किंग को खुश करने के लिए ये गिफ्ट्स लाते थे भड़ूस में। सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, कॉइन्स के आने से नकदी व्यवहार होने लग गया था। सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में नकदी व्यवहार होने लग गया था। ये सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, लेकिन कॉइन्स आने के बाद में क्या है कि माल ले, कॉइन दो, रुपये दो। देखिए जैसे भड़ूच पड़ा वैसे मथुरा भी पढ़ो। मथुरा 2500 साल पहले, 2500 साल तक से शुरू से लेकर ईसा के जन्म तक क्या कैसा था, कि कैसा अर्बनाइजेशन था। सूरसेन जनपद की राजधानी भी थी ये मथुरा। और जो चाइना से जो सिल्क आया करती थी, और जो इधर रोम ग्रीक से जो थल का जमीन से जो व्यापार हुआ करता था, वो मथुरा इधर भेजने का और उधर भेजने का एक ठहराव था, एक मिडवे था। तो बड़ा व्यापारी केंद्र था। और कुषाणों की तो मथुरा राजधानी रही है, कनिष्क की राजधानी रही हुई है। जैसे अशोक महान की राजधानी पाटलिपुत्र पटना थी, वैसे कनिष्क कुषाण की राजधानी मथुरा, और उधर पेशावर जिसको पुरुषपुर कहते हैं वो थी। तो ये ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट वेस्ट सिल्क रूट के बीच में आते थे, व्यापार होता था, सामान वहां पटका जाता था, स्टोर किया जाता था, वहां से फिर आगे भेजा जाता था। तो ये एक प्रकार का व्यापारिक केंद्र बन गया था मथुरा। और आपका ये पुरुषपुर पेशावर जिसको कहते हो। तो ये जनता और शहर गांव वासियों को क्या कहते थे, ग्रामीण क्या करते थे, शहर वाले क्या करते थे। तो मोटा मोटी ये इस तरह की हिस्ट्री जो है, इसके सोर्स के गांव वालों के बारे में किस में कुछ क्या लिखा हुआ है, संगम लिटरेचर में लिखा हुआ है, उनको क्या कहते थे। ये इस तरह की जो हिस्ट्री का ये जो अपने को आज पाठ दिया है, फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स, ये पढ़ा है। तो अब वही लास्ट में आकर फॉरेन के बारे में कीड़ा दिमाग में, जब अपने ये अर्बनाइजेशन वगैरह इतना सब कुछ गांव वाले एरिए, अर्बन विलेज, ये सब कुछ हो रहा था,
ये उठापटक हो रही थी उस समय। तो रोम में क्या हो रहा था उस समय, जो 7 वंडर्स हैं वो बन रहे थे। वहां क्या हो रहा था रोम में, 7 वंडर्स बन रहे थे। 7 वंडर्स में जो एक सबसे बड़ा जो वंडर जो था, एम्फी थिएटर, जिसमें ग्लेडिएटर्स का युद्ध होता था, शेर और उससे जानवरों आदमियों को लड़ाया जाता था। आदमी आदमी दूसरे को मारने तक लड़ते थे, राजा और जनता वहां बैठकर 80,000 तक दर्शक, जैसे आज क्रिकेट का मैच देखते हैं वैसे वो ये देखते थे वहां पर। उसको कहते हैं ना एम्फी थिएटर। स्टेडियम का नाम होता था एम्फी थिएटर। उसको उस एम्फी थिएटर, हालांकि भूकंप में वो बहुत सारा ढह गया, खराब हो गया, लेकिन फिर भी उस ढांचे को देखने के लिए गया है कि इटली जाते हैं, रोम जाते हैं टूरिस्ट। इस एम्फी थिएटर को कोलोजियम भी कहते हैं। कोलोजियम, कोलोजियम का मतलब बड़ी बड़ी मूर्ति। कोलोसल एक शब्द आता है, कोलोसल। अब तो रोम की बात चल रही है, इंडिया का एक बार हटा देते हैं। कोलोसल, बड़ी। आदमी 6 फुट का है, उसकी डबल यानी 12 फुट की मूर्ति बना दी, तो उस स्टेचू को क्या कहेंगे, कोलोसल। जैसे स्टेचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुगनी से भी ज्यादा ऊंची है, सबसे ऊंची है वर्ल्ड में, गुजरात में जो बनाई नर्मदा किनारे, तो वो कोलोसल स्टेचू है। इसी प्रकार से जो यह एम्पी थिएटर था, यहाँ पर एम्पी थिएटर में के पास में वो जो था ना कि रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, उसको कोई परवाह ही नहीं था किस प्रकार का वो राजा था नीरो। उसकी उसके पास में स्टेच्यू है बहुत बड़ी, नीरो की कोलोसल स्टेच्यू है। तो और वहीं एम्पी थिएटर है, तो उसका एक दूसरा नाम भी बोलने लगे लोग, कोलोजियम, कोलोसल, कोलोसियम, इस तरह से कोलोसियम, कोलोजल, ये भी इसको बोलने लग गए। रोम में ये स्ट्रक्चर बनना था जब इंडिया में ये बातें हो रही थी जो अपने पढ़ा सारी। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, कल आगे नया टॉपिक लेंगे।